हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। मैं हूं गुरविंदर सिंह और अपने पढ़ रहे थे क्लास 11th की पॉलिटिकल साइंस। हमने पढ़ा था हमारा सिस्टम किस किन टाइप के सिस्टम्स होते हैं। तो हमने कल पढ़े थे 3 टाइप के सिस्टम। एक हमने पढ़ा था पार्लियामेंट्री सिस्टम, एक हमने पढ़ा था प्रेसिडेंशियल सिस्टम और तीसरा हमने पढ़ा था सेमी प्रेसिडेंशियल सिस्टम। ओके, तो हमारे देश में कौन सा सिस्टम है? वो है हमारे देश में पार्लियामेंट्री सिस्टम। अब पार्लियामेंट में क्या है? पार्लियामेंट के 2 पार्ट है, वैसे वैसे 3 पार्ट होते हैं, लेकिन उसके अंदर 2 हाउसेस होते हैं। पहला हाउस है राज्यसभा और दूसरा हाउस है लोकसभा। ठीक है, इसके 3 पार्ट है। तो तीसरा पार्ट कौन सा था? तीसरा पार्ट था इसका प्रेसिडेंट। ये तीनों मिलकर बनाते हैं पार्लियामेंट। हमने देखा था कि पार्लियामेंट जो प्रेसिडेंट है वो सिर्फ नाम का रूलर है। इसके नाम पर रूल करता है हमारे प्राइम मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर है जो किसी गवर्नेंस को चलाते हैं। अब प्राइम मिनिस्टर कौन होते हैं, अपने इसके बारे में देखा था। तो आज यहीं से दोबारा स्टार्ट करते हैं कि प्राइम मिनिस्टर कैसे बनते हैं। तो सबसे पहले आपको मैंने बताया था कि हमारा देश है वो छोटी छोटी बहुत सारी कंस्टिट्यूएंसी से मिलकर बना हुआ है। हर एक कंस्टिट्यूएंसी से एक रिप्रेजेंटर आता है। ठीक है, तो हमारा देश टोटल 543 कंस्टिट्यूएंसी से मिलकर बना हुआ है। अब इसमें से हर एक कंस्टिट्यूएंसी से एक आता है रिप्रेजेंटर, जिसको अपने बोल देते हैं एमपी, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। अब इस रिप्रेजेंटर अब ये सारे रिप्रेजेंटर है, ये अपने अंदर से एक अपना लीडर चुनेंगे, जिसे बोलते हैं प्राइम मिनिस्टर। जिसे बोलते हैं प्राइम मिनिस्टर। अब वो प्राइम मिनिस्टर कौन होगा, कैसे पता चलेगा कि लीडर कौन है? तो इनमें से ज्यादातर लोग जिसको चुनेंगे, ज्यादातर मतलब मेजोरिटी, मेजोरिटी जिसको चुनेगी वो होगा हमारा प्राइम मिनिस्टर। अब मेजोरिटी किसको बोलेंगे? मेजोरिटी बोलेंगे सिंपल मेजोरिटी को, यानी 273 वोट्स जिस तरफ चले जाएंगे उसे बोलेंगे मेजोरिटी। कल अपने यहां तक पढ़ा था। अब अपने आगे देखते हैं कि इसमें जो प्रेसिडेंट की जो सेरेमोनियल पावर्स है वो क्या पावर है। इसके अंदर सबसे जो मेन चीज है, मान लो किसी पार्टी को इतनी मेजोरिटी ना मिले 273 वाली, तो प्रेसिडेंट का काम क्या होता है? तो प्रेसिडेंट अपनी मर्जी से जो सबसे बड़ी पार्टी है, जो सबसे बड़ी पार्टी है, जो बिगेस्ट पार्टी है, ये जो लार्जेस्ट पार्टी है, उसके लीडर को प्राइम मिनिस्टर बना सकता है। पहली बात। दूसरी बात क्या है? दूसरी बात यह है कि प्रेसिडेंट कह सकता है कि तुम लोग प्री पोल या पोस्ट पोल अलायंस कर सकते हो। ठीक है ना? अब ये प्री पोल या फिर पोस्ट पोल अलायंस क्या होता है? अलायंस यानी गठबंधन होता है, अपने इसके बारे में आज पढ़ेंगे। ठीक है, देखिए क्या होता है, ये अलायंस का मतलब क्या होता है। देखिए, मान लो 543 में से 273 है मेजोरिटी पॉइंट, मतलब इतने बंदे चाहिए, उनकी ही सरकार बनेगी, उनका ही प्राइम मिनिस्टर बनेगा। तो ये मेजोरिटी पॉइंट बनता कैसे है? मान लीजिए बीजेपी को मिल गई है 265 सीट्स। ठीक है, एक पार्टी है पंजाब की शिरोमणि अकाली दल, मान लीजिए इसको मिल गए हैं 9 मेंबर्स। ठीक है, मान लीजिए कांग्रेस को मिल गए हैं 206, ऐसे मिले हैं। और इसके अलावा अदर्स को भी कुछ और वोट्स मिल गए हैं।
ठीक है, तो मेजोरिटी पॉइंट क्या है, मेजोरिटी पॉइंट है 273, इतने चाहिए। अब जो बीजेपी है और शिरोमणि अकाली दल है, ये दोनों पार्टियां दोस्त है आपस में, दोनों का आपस में अलायंस है, गठबंधन है, ठीक है ना। तो इन्होंने अपने अंदर एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बिठाई है कि जहां पर तुम लोग इलेक्शन लड़ोगे वहां पर हम लोग नहीं जाएंगे, ठीक है ना। तो इन्होंने क्या कर दिया, पहले ही इलेक्शन होने से पहले ही क्या कर दिया, प्री पोल अलायंस कर दिया। इन्होंने क्या कर दिया, पहले ही प्री पोल अलायंस कर दिया। इसे बोलते हैं प्री पोल अलायंस, मतलब इलेक्शन होने से पहले कह दिया कि हम बाद में इकट्ठे हो जाएंगे, ठीक है ना। तो मतलब जहां पर तुम लोग इलेक्शन लड़ रहे हो वहां पर हम लोग नहीं आएंगे, और ये बोलेंगे कि जहां पर तुम लोग लड़ रहे हो वहां पर हम नहीं आएंगे, तो अपनी अपनी जगह से जीत कर आएंगे, बाद में अलायंस कर लेंगे। तो 265 प्लस 9, इसे क्या बोलते हैं, 274 हो गया, और इन्होंने मेजोरिटी पॉइंट को क्रॉस कर लिया है, ओके। तो इनकी सरकार बन जाएगी। तो इस इनके एक लीडर को, चाहे वो इनका हो चाहे इनका हो, जो अपने आप से ये निकालेंगे, उनको प्रेसिडेंट क्या करेंगे, प्राइम मिनिस्टर बना देंगे, ठीक है। इतनी बात हो गई, इसे बोलते हैं प्री पोल अलायंस। अब एक होता है पोस्ट पोल अलायंस। पोस्ट पोल अलायंस मतलब पहले जब इन्होंने चुनाव लड़ा था तो ये एक दूसरे से के खिलाफ थे। जैसे इसका एग्जांपल लेते हैं महाराष्ट्र, ओके, लेटेस्ट एग्जांपल इसका महाराष्ट्र आता है। अब देश में तो होता है प्राइम मिनिस्टर, देखो सेंटर में तो होता है प्राइम मिनिस्टर होते हैं अपने, और अपने स्टेट में कौन होते हैं, स्टेट में होते हैं अपने चीफ मिनिस्टर। ये सेम बात है। अब देखो क्या, अपने स्टेट की बात करते हैं, अपने महाराष्ट्र की बात करते हैं। देखिए महाराष्ट्र स्टेट में क्या हुआ था, महाराष्ट्र स्टेट में तीन पार्टी, चार पार्टीज है वहां पर। एक है बीजेपी, एक है वहां पर कांग्रेस, एक वहां पर है शिवसेना, और एक वहां पर और पार्टी, का नाम मुझे याद नहीं आ रहा क्या पार्टी है, आरएलडी। वहां पर इतनी पार्टीज है। अब क्या हुआ, मान लो सभी ने, मान लो वहां पर है टोटल सीट्स है मान लो 100 है, तो मेजोरिटी के लिए कितनी चाहिए, 51 चाहिए होती है। 50 तो हाँ होगी इसकी, इससे भी थोड़ा ज्यादा चाहिए होती है। 51 वाला बंदा होगा, मेजोरिटी वाली पार्टी हो जाएगी। अब मान लो बीजेपी को आ गई है 33 सीट्स, कांग्रेस को मान लो आ गई है 20, शिवसेना को आ गई है 20, और आरएलडी के पास कितनी बच गई हैं, मान लो आ गई इसके पास 27 आ गई, कितनी पार्टी आई। तो मान लो सभी ने एक दूसरे के खिलाफ चुनाव लड़ा है, इलेक्शन लड़ा है, किसी का पहले कोई मान लो अलायंस था चाहे नहीं था, पहले इनका था, वैसे तो मान लो नहीं था, तो इन्होंने चुनाव लड़ लिया, ठीक है ना। मान लो पहले बीजेपी और शिवसेना का था अलायंस, ऐसा ही हुआ था, तो दोनों को मिलाकर कितनी आ गई है, 53 आ गई है। वैसे इन्होंने मेजोरिटी पॉइंट क्रॉस कर लिया, लेकिन शिवसेना ने बोल दिया कि मैंने बीजेपी के साथ अलायंस नहीं करना। इनकी कुछ मुद्दों पर बहस हो गई है, अब अपने इतना पॉलिटिकल नहीं जाएंगे, तो इन्होंने इनके साथ, शिवसेना ने बीजेपी के साथ जो अलायंस किया था, इन्होंने ये तोड़ दिया। इन्होंने क्या किया, इन तीनों ने अलायंस कर लिया आपस में, तो कितना हो गया ये 20 प्लस 20 प्लस 27, ये हो गया 67, जो कि इसको क्रॉस करके आए, ठीक है ना। इन्होंने इन तीनों ने पहले आपस में एक दूसरे के अगेंस्ट इलेक्शन पर इन्होंने कॉन्टेस्ट किया था, लेकिन बाद में ये इकट्ठे हो गए। इस चीज को बोलते हैं पोस्ट अलायंस, ठीक है, ये चीज होती है। अब अपने आगे देखते हैं प्रेसिडेंट के, प्राइम मिनिस्टर के बारे में थोड़ा और पढ़ते हैं। अब प्राइम मिनिस्टर वैसे होता कौन है, प्राइम मिनिस्टर ना, जो लोकसभा हमारी, लोकसभा में जो मेजोरिटी वाली पार्टी है, लोकसभा में जो मेजोरिटी वाली पार्टी है या मेजोरिटी वाला जो अलायंस है, उनका लीडर होता है,
तो प्रेसिडेंट देख लेता है कि लोकसभा में किसको सबसे ज्यादा मेजोरिटी मिली है। देखो ऊपर क्या बैठे हैं, प्रेसिडेंट बैठे हैं, जिन्होंने प्राइम मिनिस्टर को अपॉइंट करना है। ओके, तो लोकसभा है नीचे, लोकसभा में बहुत सारे बंदे आए हैं। अब क्या करते हैं, इसमें सबसे जो बड़ी पार्टी है, प्रेसिडेंट को पता लगता है कि ये पार्टी बड़ी है, तो सबसे जो बड़ी पार्टी है, मेजर पार्टी है, सबसे बड़ी पार्टी है, तो उसके बंदे को बना देता है ये प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, ये किसी और आदमी को भी जो लोकसभा का मेंबर नहीं है उनको भी ये प्राइम मिनिस्टर बना सकते हैं, लेकिन उसकी एक शर्त है कि प्राइम मिनिस्टर बनने के 6 मंथ के अंदर, 6 महीने के अंदर अंदर उसको लोकसभा या राज्यसभा का मेंबर बनना पड़ेगा। ठीक है, कि किसी आदमी को जो कुछ भी नहीं है उनको भी प्राइम मिनिस्टर बना सकते हैं, लेकिन शर्त ये है कि एक तो उनको 6 महीने के अंदर अंदर लोकसभा या राज्यसभा का मेंबर बनना पड़ेगा, और दूसरी बात उस बंदे को जो मेजोरिटी वाली पार्टी है उसका सपोर्ट भी होना चाहिए। समझिए, उस बंदे को मेजोरिटी वाली पार्टी का सपोर्ट मिलना चाहिए। जैसे अपने फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर थे हमारे मनमोहन सिंह, ठीक है, तो वो जब शुरू में आए थे तो किसी के मेंबर नहीं थे, तो बाद में वो थे कांग्रेस की तरफ से, तो कांग्रेस ने उनको अपना बना लिया प्राइम मिनिस्टर, बाद में उनको राज्यसभा का मेंबर बना दिया गया। इसके अलावा हमारी जो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी थी वो भी ऐसी थी, ऐसी बनी थी। ओके, अब अपने देखते हैं कि काउंसिल, कैबिनेट काउंसिल, मिनिस्टर का जो मिनिस्टर की काउंसिल है, ये कैबिनेट मिनिस्टर होते हैं, वो क्या होते हैं, वो कैसे बनते हैं, कितने होते हैं, ये वो देखते हैं अपने देखते हैं। कैबिनेट काउंसिल क्या होती है, काउंसिल्स ऑफ मिनिस्टर्स क्या होती है, उसमें कैबिनेट मिनिस्टर क्या होते हैं। देखो दो चीजें हैं, एक तो है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, और दूसरी बात बोल देते हैं कैबिनेट। ये कैबिनेट मिनिस्टर क्या होते हैं देखते हैं अपने। तो देखो अलग अलग काम करने के लिए प्राइम मिनिस्टर को अलग अलग डिपार्टमेंट संभालने के लिए क्या मंत्री चाहिए, मिनिस्टर्स चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले क्या होता है लोकसभा में, सबसे पहले क्या है लोकसभा में जो सबसे बड़ी पार्टी का जो लीडर है, प्रेसिडेंट क्या करेंगे, प्रेसिडेंट क्या करेंगे, अपनी मर्जी से नहीं बना सकते वो, अगर दिख रहा है तो उसी को बनाना पड़ेगा। अगर कोई मेजोरिटी वाली पार्टी है तो उसके लीडर को प्रेसिडेंट क्या बनाएंगे, प्राइम मिनिस्टर बना देंगे, प्राइम मिनिस्टर। प्रेसिडेंट बाउंडेड है कि सबसे बड़ी पार्टी को ही बनाएंगे। मान लो कोई बड़ी पार्टी ना हो तो क्या होता है, तो प्रेसिडेंट किसी एक बंदे को बना सकते हैं, प्रेसिडेंट अपनी मर्जी से या सबसे बड़ी पार्टी से अपने अंदाजे से किसी को आदमी को प्रेसिडेंट बना सकते, सॉरी प्राइम मिनिस्टर बना सकते हैं, लेकिन उनको कहेंगे कि तुम जल्दी से जल्दी किसी के साथ अलायंस कर लो, किसी के साथ गठबंधन कर लो, दोस्ती कर लो और मेजोरिटी पॉइंट के पास आ जाओ। ऐसा एक बार हुआ भी था कि जो हमारे फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर थे अटल बिहारी वाजपेयी जी, उनको मेजोरिटी नहीं मिली थी, उनको ये 274 वाली मेजोरिटी नहीं मिली थी। तो हुआ क्या कि इन्होंने प्राइम मिनिस्टर बना दिया अटल बिहारी वाजपेयी जी, जो हमारे थे, अभी उनकी दूसरी पुण्यतिथि गई है, तो अटल बिहारी वाजपेयी जी को इन्होंने बना दिया प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, उसके बाद कह दिया कि आप
अपना मेजोरिटी, अपनी पावर दिखाना कि मेरे पास मेजोरिटी है, आप अलायंस कर लो। लेकिन हुआ क्या कि अटल बिहारी वाजपेयी जी अलायंस नहीं कर पाए। उनको चाहिए थे 274 वोट्स, लेकिन वो 273 तक ही आ पाए और एक वोट से वो मेजोरिटी से दूर रह गए और उनकी सरकार गिर गई। ठीक है ना। उसके बाद फिर दोबारा इलेक्शन करवाने पड़े। ये सिस्टम हुआ था। अपने वापस आते हैं कि मंत्री कैसे बनते हैं। तो देखो, जो मंत्री है ना, सारे मंत्री उनको बोलते हैं मिनिस्टर ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। अब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर क्या है? प्रधानमंत्री है, प्राइम मिनिस्टर है, उनको सलाह देने के लिए, एडवाइस देने के लिए काउंसिल बनाई गई है, उन्हें बोलते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। ठीक है। तो प्राइम मिनिस्टर हैं जो अपने, उनको एडवाइस देने के लिए वो पार्लियामेंट से ही वो पार्लियामेंट से ही कुछ मेंबर्स को पार्लियामेंट से ही कुछ मेंबर्स को अपने मंत्री बनाएंगे, अपने मिनिस्टर बनाएंगे। ठीक है। और अब ये खुद मिनिस्टर नहीं बनाते हैं, ये क्या करते हैं, ये जाते हैं हमारे प्रेसिडेंट के पास, जाएंगे हमारे प्रेसिडेंट के पास, ये बोलेंगे भी इन बंदों को बनाना है मिनिस्टर, और प्रेसिडेंट को इनकी बात माननी पड़ेगी। देखो, लास्ट है जो अपॉइंटमेंट लेटर है, उन पर जो साइन करने हैं वो तो करेंगे हमारे प्रेसिडेंट भी। हाँ, ऐसे लिखा होगा कि इस बंदे को बनाना है, मिनिस्टर बनाना है, तो नीचे वो साइन कर देंगे। लेकिन जो एडवाइस करेंगे भी किसको मिनिस्टर बनाना है, देखो अपने मिनिस्टर बनाना है तो वो प्राइम मिनिस्टर ही करेंगे और उनको मानना पड़ेगा। ठीक है, ये है कैबिनेट मंत्री। ओके, अगली बात, ये तो आ गए हमारे काउंसिल मिनिस्टर। अब काउंसिल्स ऑफ मिनिस्टर, अब काउंसिल्स ऑफ मिनिस्टर कितनी हो सकती है, कितने बंदे मंत्री बन सकते हैं? तो 2003 में एक 93rd अमेंडमेंट आया था, इसके हिसाब से 15% लोग, 15% लोग, जो लोकसभा की स्ट्रेंथ है उसका 50% लोग ही मिनिस्टर बन सकते हैं। ओके, मान लो हमारे 500 बंदे होते हैं हमारी लोकसभा में, तो इसका 15% कितना बन जाएगा? लगभग 75। तो 75 मंत्री हमारे हो सकते हैं इसके अंदर, अपनी काउंसिल के अंदर। ठीक है, ये तो आगे काउंसिल। अब आती है कैबिनेट। कैबिनेट का मतलब क्या होता है? कैबिनेट मिनिस्टर क्या होते हैं? कैबिनेट मिनिस्टर क्या होते हैं? तो देखिए, एक तो मंत्री है, एक मंत्रियों में जो सबसे खास मंत्री हैं, मेन मंत्री हैं, जो मतलब प्राइम मिनिस्टर के नजदीक रहते हैं, जैसे कि जो डिफेंस मिनिस्टर हैं, ठीक है ना, होम मिनिस्टर हैं, फाइनेंस मिनिस्टर हैं। तो इस टाइप के जो मिनिस्टर हैं, जो बड़े खास खास मिनिस्टर हैं, उन्हें बोलते हैं कैबिनेट मिनिस्टर। ठीक है, ये क्या है? ये प्राइम मिनिस्टर से बिल्कुल साथ में टच में रहते हैं, वैसे सभी टच में रहते हैं लेकिन ये खास होते हैं, इनके पास बड़े हैवी डिपार्टमेंट होते हैं। ठीक है, ये हो गया। जैसे अब मान लो कि कुछ डिपार्टमेंट ऐसे भी होते हैं, स्टेट मिनिस्टर आ जाते हैं, और है, देखो मिनिस्टर 3 टाइप के होते हैं। ठीक है, एक तो मेन मिनिस्टर आ गए, कैबिनेट मिनिस्टर, एक आ जाता है फिर मिनिस्टर ऑफ स्टेट्स, एक आता है फिर मिनिस्टर ऑफ फ्री चार्ज। 3 टाइप के मिनिस्टर होते हैं। कैबिनेट मिनिस्टर जो मेन मिनिस्टर हैं, ठीक है। दूसरे आते हैं मिनिस्टर ऑफ स्टेट। इसका मतलब ये नहीं भी स्टेट से मिनिस्टर है वो, इसका मतलब ये है कि मेन मिनिस्टर को असिस्ट करने के लिए जो मिनिस्टर हैं, इनकी हेल्प करने के लिए, इनका काम घटाने के लिए, इनको हाथ बटाने यानी कि मिनिस्टर हैं। देखो मिनिस्टर 3 टाइप के हैं, लिख देता हूं आपको मैं कौन कौन से हैं। सबसे पहले आते हैं कैबिनेट मिनिस्टर, जो मेन मिनिस्टर हैं। दूसरे आते हैं, इसको बोलते हैं MOS, यानी मिनिस्टर ऑफ स्टेट्स, मिनिस्टर ऑफ स्टेट। तीसरे आते हैं
फ्री चार्ज मिनिस्टर। देखो सबसे मेन मिनिस्टर है तो कैबिनेट मिनिस्टर, इनको असिस्ट करने के लिए, इनका काम घटाने के लिए है MOS, मिनिस्टर ऑफ स्टेट्स, ठीक है। और ये भी ना हो तो इनको और सहायता करने के लिए इनके पास है फ्री चार्ज वाले मिनिस्टर। तो सबसे पावरफुल कौन से होते हैं? कैबिनेट मिनिस्टर, ओके। और मिनिस्टर कितनी हो सकती है? ये हो सकती है लोकसभा की टोटल स्ट्रेंथ का 15% ऑफ लोकसभा स्ट्रेंथ, ओके। ये बात हो गई है। चलो अपने आगे चलते हैं, देखते हैं कि अब मिनिस्टर के, प्राइम मिनिस्टर के काम है बहुत सारे, आपको पता है, ये देश चलाना, इनके लिए स्कीम्स बनाना, ये सारे काम किसके हैं? प्राइम मिनिस्टर के हैं। तो मतलब प्रेसिडेंट ऐसा ही है? नहीं, प्राइम मिनिस्टर ने जो कुछ भी किया है सारी बात उनको, देखो प्राइम मिनिस्टर है जो, जैसे हमारे मोदी जी हैं, इन्होंने कुछ भी किया है, इनको सारी बात प्रेसिडेंट है जो, उनको बतानी पड़ती है, सारी ब्रीफिंग देनी पड़ती है कि मैंने ये काम की, ये स्कीम लाई, ये कुछ किया, सब कुछ बताना पड़ता है। क्योंकि देखो सारे चाहे डिसीजन प्राइम मिनिस्टर ले रहा है, अपनी कैबिनेट, अपने जो मिनिस्टर हैं, अपने मिनिस्टर्स की एडवाइस पर बहुत सारे डिसीजन प्राइम मिनिस्टर ले रहे हैं, लेकिन जो रूल चल रहा है वो तो प्रेसिडेंट के नाम पे चल रहा है। ये बात कह देंगे, अपनी बात फिर इनको कह देंगे, जो असली कानून बनेगा, लॉ बनेगा, उन पर साइन तो हो रहे हैं प्रेसिडेंट के, तो सारी बातें पता होनी जरूरी है। पहली बात ये है। अब दूसरी बात क्या है, मान लो कोई गड़बड़ हो जाए, किसी बात पर कोई मिनिस्टर गलत हो जाए, अपनी बात गलत कह दे, ये गलत काम हो जाए, तो क्या होता है? तो देखो जो प्राइम मिनिस्टर हैं, ये मिनिस्टर्स कौन है? देखो प्राइम मिनिस्टर तो सबसे बड़ी पार्टी का लीडर आ गया लोकसभा में। मिनिस्टर्स कौन है? प्राइम मिनिस्टर को तो इसलिए प्राइम मिनिस्टर बनाया क्योंकि सबसे बड़ी पार्टी थी प्रेसिडेंट में। अब इन मिनिस्टर्स को तो प्रेसिडेंट नहीं जानते हैं, इनको तो प्राइम मिनिस्टर ने रेकमेंड किया है, ओके। देखो प्राइम मिनिस्टर तो सबसे बड़ी पार्टी के लीडर थे, तो उनको तो डायरेक्ट प्रेसिडेंट ने पहचान लिया कि ये बंदा प्राइम मिनिस्टर बन जाएगा, लेकिन मिनिस्टर्स को प्रेसिडेंट नहीं जानते हैं। वो तो प्राइम मिनिस्टर ने सिफारिश लगाई थी कि इनको बढ़ाओ मिनिस्टर, ठीक है। तो होता क्या है, अगर मान लो किसी कारण से प्राइम मिनिस्टर रिजाइन कर दे, इस्तीफा दे दे, अब वो कारण क्या हो सकते हैं? मान लो पहली बात तो क्या है, इनको मेजोरिटी ना मिले, इनको कह दिया कि मेजोरिटी प्रूव करनी है, इनसे मेजोरिटी प्रूव ना हो, ठीक है। जैसे 274 वाला जो जादुई आंकड़ा है इनके पास ना आए, या फिर किसी और कारण से ये अपना रेजिग्नेशन प्रेसिडेंट को दे दे, तो जो पूरी मिनिस्टर्स है वो तो इनके पीछे ही थी ना, तो पूरे मिनिस्टर को भी रिजाइन करना पड़ता है, पूरी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को भी रिजाइन करना पड़ता है। पहली बात तो ये आ गई। दूसरी बात क्या है, मान लो ये कोई डिसीजन लेते हैं, कुछ गलत कहते हैं, कुछ गलत बोलते हैं, ठीक है, प्राइम मिनिस्टर कुछ गलत बोलते हैं, तो इन फिर भी पूरी मिनिस्टर को रिजाइन करना पड़ता है। ये दो बातें होती हैं, ओके। मेन बात इसमें ये थी कि मिनिस्टर्स हो कितने सकते हैं, वो टोटल कैपेसिटी का, टोटल जो मेंबर्स हैं लोकसभा में उसका 15% ही हो सकते हैं। और ये बात कहां पर लिखी है? ये 93rd अमेंडमेंट हुआ था एक 2003 में, ये बात उसमें लिखी गई है, ठीक है। अब अपने आगे देखते हैं, आगे क्या है। डिसीजन लेते हैं प्राइम मिनिस्टर, उनका काम है डिसीजन लेना, देश को चलाना। आगे देखते हैं अपने कि देखो ये जो सारा काम है, ये देश को, सिस्टम को चलाने वाला जो काम है, ये काम प्राइम मिनिस्टर और मंत्री ये कर लेंगे, लेकिन ये कितने के हैं? एक कंस्टिट्यूएंसी में एक है, कितना हो गया कंस्टिट्यूएंसी? एक कंस्टिट्यूएंसी में आज के टाइम में 20-25 लाख लोग भी होते हैं,
इतने बड़े को संभालने के लिए मंत्री काफी है, सारे मंत्री काम कर लेंगे? नहीं करेंगे। तो देश को, सिस्टम को चलाने के लिए बड़े पढ़े लिखे लोगों की जरूरत है। तो इन्हीं बंदों को, जिनको अपने अधिकारी बोलते हैं, जो अधिकारी लोग हैं, आईएएस आईपीएस, आपने सुना होगा, तो जो सिस्टम है पूरा, जहां पर एक ऑफिसर्स रहते हैं, उसे बोलते हैं ब्यूरोक्रेसी, जिसको हिंदी में बोलते थे नौकरशाही। इसका मतलब नौकर नहीं है, इसका मतलब ये है कि सिस्टम को चलाने वाले जो अथॉरिटी है वो। तो देखो, प्राइम जो मंत्री हैं वो तो चुनकर आए, 5 साल के लिए हैं, क्या पता उससे पहले ही असेंबली डिसॉल्व हो जाए, उससे पहले ही मेजोरिटी ना मिले, चुनाव दोबारा कराने पड़ जाए, तो उनको रिजाइन करना पड़ जाए, ठीक है। नहीं तो ज्यादा से ज्यादा क्या, 5 साल के लिए। अब 5 साल चुनाव हो गए हैं, मान लो 5 साल के बाद फिर क्या होगा? फिर कौन संभालेगा देश को? या फिर एक बार जो असेंबली डिसॉल्व हो गई है, 6 महीने तक चुनाव नहीं होंगे, तब तक कौन संभालेगा? और भी मिनिस्टर, आप खुद तो इतना काम कर ही नहीं सकता, तो सारा टाइम, एवरी टाइम, ईच टाइम, जो सिस्टम को संभालने वाला काम है, अलग अलग डिपार्टमेंट संभालने वाला काम है, वो कौन करेंगे? वो करेंगे हमारी ब्यूरोक्रेसी, हमारे जो अधिकारी हैं, बड़े बड़े ऑफिसर्स हैं वो। अब इन ऑफिसर्स को 3 पार्ट्स में बांटा गया है, इनको 3 पार्ट में बांटा गया है। जो सबसे बड़ा पार्ट है वो है ऑल इंडिया सर्विस। दूसरा जो पार्ट है वो है सेंट्रल सर्विस, और तीसरा जो पार्ट है वो है स्टेट सर्विस। अब ऑल इंडिया सर्विस में कौन बंदे आते हैं? तो ऑल इंडिया सर्विस में 3 टाइप के बंदे आते हैं। एक होते हैं आईएएस, इसे बोलते हैं इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस। एक होते हैं आईपीएस, इन्हें बोलते हैं इंडियन पुलिस सर्विस। एक आते हैं आईएफएस, इन्हें बोलते हैं इंडियन फॉरेन सर्विस। ये अपने डिटेल से पढ़ेंगे। आगे सेंट्रल सर्विस में क्या आती हैं? जैसे आईआरएस, इंडियन रेवेन्यू सर्विस। आगे आती है स्टेट सर्विस, जैसे सेल टैक्स आ गया है ना, ऐसी सर्विस है बोलते हैं स्टेट सर्विस। अब ये क्या है, अपने इसके बारे में देखते हैं। तो देखो, ऑल इंडिया सर्विस मतलब ऐसे ऑफिसर जो पूरे देश में काम करते हैं, देश के लिए। देखो, वैसे सारे देश के लिए काम करते हैं, जो मतलब पूरे देश में कहीं भी जा सकते हैं, जिनका ट्रांसफर कहीं भी हो सकता है। जैसे आईएएस है, भारतीय प्रशासनिक सेवा, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, मतलब वो बंदे जो ऐसे बड़े ऑफिसर्स हैं एडमिनिस्ट्रेशन के, जो पूरे इंडिया में, पूरी कंट्री में काम करते हैं, उन्हें बोलते हैं आईएएस। अब आईएएस हैं जो, वो कौन होते हैं? जैसे हमारे कलेक्टर हैं, हमारे डीएम हैं, हमारे सेक्रेटरी हैं, हमारे एजुकेशन डिपार्टमेंट के डायरेक्टर हैं, ठीक है ना, सभी ऑफिसर्स हैं बड़े बड़े, वो आईएएस होते हैं। आईपीएस हैं जो बड़े पुलिस ऑफिसर्स हैं, जैसे एसपी है, सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस है, आईजी हैं, डीआईजी हैं, हमारे डीजीपी हैं, ठीक है ना, हमारे डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, जो पुलिस के हेड हैं। जो बड़े बड़े पुलिस के ऑफिसर्स हैं वो होते हैं आईपीएस। आईएएस कौन है? जो हमारे देश को दूसरी कंट्री में रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वहां पर एम्बेसडर हैं, वहां की एम्बेसीज में बैठते हैं, वहां पर जो बड़े बड़े ऑफिसर्स हैं, जैसे टर्की में हमारी एम्बेसी है, पाकिस्तान में हमारी एम्बेसी है, ठीक है ना, वहां पर जो लोग बैठते हैं वो क्या होते हैं? आईएएस ऑफिसर। आगे देखते हैं। तो ये तो आईएएस तो क्या, देखो, एक कलेक्टर है पंजाब में, एक कलेक्टर है हरियाणा में, एक कलेक्टर है राजस्थान में, तो वो तीनों आईएएस हैं, ठीक है ना। तो जो आईएएस है वो कहां पर, किसके अंदर काम कर रहे हैं? स्टेट गवर्नमेंट के अंदर, लेकिन सर्विस है ये सेंटर की। एसपी है, जो पुलिस है, वो स्टेट के अंदर काम कर रही है, लेकिन वो है कहाँ की? सेंटर की, ऑल इंडिया सर्विस है वो। ये नहीं है वो पुलिस सिर्फ राजस्थान की है तो राजस्थान में रहेंगे। तो आईपीएस ऑफिसर का ट्रांसफर यूपी में भी हो सकता है, एमपी में भी हो सकता है,
ठीक है। आगे आता है सेंट्रल सर्विस, जैसे IRS है, ये सेंटर की है। जैसे इनकम टैक्स वाले हैं, इनकम टैक्स कमिश्नर है, वो सेंटर का ही है, स्टेट का उससे कोई लेना देना नहीं है। ओके। आगे स्टेट की सर्विस, जो सिर्फ स्टेट के हैं, सेंटर से कोई लेना देना नहीं होता। जैसे RS की सर्विस आती है, RS तो बोलेंगे अपने, वो तो बाद में IAS बन जाते हैं। जैसे सेल टैक्स है, आप इसको थोड़ा कम कर दीजिएगा, GST आ गया। सेल टैक्स वाले ऑफिसर क्या है, सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट को अकाउंटेबल होते हैं। ठीक है। अब अपने आता है जो ये ऑल इंडिया सर्विस है, या जितनी भी स्टेट सर्विसेज हैं, इन पर जो ऑफिसर लगाता है वो कौन लगाता है? तो इन पर, यहां पर ऑफिसर्स लगाने के लिए हमारे संविधान में, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कहा गया है कि एक कमीशन बनाएंगे। ठीक है। कौन सा कमीशन बनाएंगे? उसे बोलेंगे पब्लिक सर्विस कमीशन। ठीक है। अब पब्लिक सर्विस कमीशन मतलब कि लोक सेवा आयोग बनाएंगे। जैसे सेंटर में क्या है, UPSC है, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। स्टेट में अपने क्या है, राजस्थान में RPSC है, राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन। तो ये क्या कमीशन होते हैं, ऑफिस है, वहां पर लोग बैठे, बड़े बड़े अधिकारी बैठे हैं। इनका ये काम क्या करते हैं, ये ऐसे ऑफिसर्स को सिलेक्ट करते हैं। पहले एग्जाम होता है, बड़ा टफ एग्जाम होता है, उसके बाद फिर इंटरव्यू होता है, तो उसको मतलब कि ये ऑफिसर सिलेक्ट करते हैं। अभी बंदे क्या होते हैं, ये कौन होते हैं, एक नेता होते हैं? नहीं, ये भी ऐसे ही ऑफिसर्स होते हैं। ठीक है ना। तो जो पब्लिक सर्विस कमीशन के जो मेंबर हैं, ये भी ऑफिसर्स होते हैं, ये भी IAS ऑफिसर्स होते हैं, IPS भी हो सकते हैं इसके अंदर, मतलब ये भी ऑल इंडिया सर्विस के जो ऑफिसर्स होते हैं। अब आगे पेज के इसके अंदर, इनके जो मेंबर्स हैं उनको कौन अपॉइंट करता है? इनको वहां की गवर्नमेंट अपॉइंट करती है, और एक फिक्स टेन्योर के लिए अपॉइंट करती है। ठीक है। तो इस प्रकार हमारी जो ऑल इंडिया सर्विस है वो काम करती है। अब देखते हैं कि जो ऑल इंडिया सर्विस है, बड़े बड़े अधिकारी हैं, IAS IPS हैं। अब ये बंदे, ये जो लोग हैं, इनके अंदर भी जो हर टाइप की कम्युनिटी है उसके बंदे होने चाहिए, उसके लोग होने चाहिए। जैसे SC है, ST है, वो बंदे भी यहाँ पर होने चाहिए। तो जैसे जो SC है, SC को क्या बोलते हैं, शेड्यूल कास्ट। जो ST है उसे क्या बोलते हैं, शेड्यूल ट्राइब। तो इनके जो लोग हैं वो भी ऑल इंडिया सर्विस में होने चाहिए। अब ये एग्जाम बहुत मुश्किल एग्जाम है, मुश्किल मतलब कोशिश करें तो सभी लग सकते हो, आप भी बन सकते हो IAS ऑफिसर, IPS ऑफिसर। तो इस एग्जाम में हर टाइप की कम्युनिटी के लोग आए, SC ST भी आए, लेकिन इनको उतने अवसर नहीं मिलते, इतनी सुविधा नहीं मिलती को इतना पढ़ सकें, कम्पीट कर सकें, कि जो जनरल के बच्चे हैं उनको कम्पीट कर सके। तो इसके लिए इस जगह में, इन नौकरियों में भी इनको रिजर्वेशन मिलता है। ठीक है। तो इस टाइप से ये सर्विसेज काम करती हैं, ऑल इंडिया सर्विसेज। मुझे उम्मीद है आपको ये बात समझ आई होगी कि कैसे हमारे देश में जो सुप्रीम पावर है, पार्लियामेंट काम करती है, कैसे ब्यूरोक्रेसी काम करती है, कैसे सारे सिस्टम काम करते हैं। तो इस टाइप से हमारे देश की जो एग्जीक्यूटिव है, ऊपर कंट्रोल करने के लिए मंत्री हैं, मिनिस्टर हैं, जो पार्लियामेंट है, जिनको हमने चुनकर भेजा है, हमारे रिप्रेजेंटेटिव है। और बाकी टाइम पूरे देश में जो सिस्टम को चलाने के लिए ऑफिसर्स हैं उनको सिलेक्ट करते हैं तो हमारी जो पब्लिक सर्विस कमीशन, जो हमारे लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। ओके। तो उम्मीद है आपको सारी बात समझ में आ गई होगी। ये चैप्टर यहाँ पर खत्म होता है। नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट चैप्टर कवर करेंगे। और आप क्या है, जब भी चैप्टर पढ़ते हो तो बुक साथ में लिया करो, बुक से पढ़ा करो। अब नोट्स में आपको दे दूंगा, लेकिन नोट्स से वो बात नहीं जो बुक में है। बुक में हर बात कंप्लीटली लिखी होती है, नोट्स क्या शॉर्ट हो जाते हैं। ओके। तो बुक्स पढ़ा करो, बुक्स पढ़ोगे तो नॉलेज मिलेगी आपको। ठीक है। तब तक के लिए अपनी विदा लेते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। थैंक यू।